चलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है पीसी टॉप क्लासेस में। मुझे पता है आप लोग गणित से परेशान हो, तो गणित में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा केवल ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपका एक चैप्टर गणित का कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। 5 पॉइंट आते हैं इसमें, 5 पॉइंट हैं वास्तविक संख्याएं में, और ये 5 अंक का आता है। कितने अंक का आता है? 5 अंक का आता है। तो ध्यान से आप लोग इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप में आपकी मैथ खत्म, एक चैप्टर वास्तविक संख्याएं। ध्यान से सुनिएगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को मैं ले चलता हूँ वास्तविक संख्याएं की ओर, और इसमें आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, संख्याएं क्या है। संख्याएं 2 प्रकार की होती है। संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या 2 प्रकार की संख्या होती है। अब ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है क्या? वे संख्याएं जो रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं, जिनको हम मैथ में, गणित में यूज कर सकते हैं, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, वे सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। वास्तविक संख्याएं में क्या क्या आती है, इसका भी प्रकार भी है। वास्तविक संख्याएं आपकी जैसे 2 है, 3 है, -1 है, 0 है, 1/2 है, आपका √2 है, √3 है। ये सब जितनी भी हैं, ये आपकी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे √-2, √-7, ये सब किस प्रकार की संख्याएं हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं, जिसकी सिर्फ कल्पना करते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है कक्षा 10 में। आपका पहला चैप्टर ही है वास्तविक संख्या, जिसका नाम है रियल नंबर। अब ये कितनी प्रकार की होती है? ये भी 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या आपकी 2 प्रकार की होती है। वो कौन कौन प्रकार होती है? वास्तविक संख्या आपके 2 प्रकार, एक होती है परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या आपकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में, p/q के रूप में, p/q के रूप में व्यक्त कर सकें और q ≠ 0 हो। मतलब वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और q ≠ 0, मतलब q 0 ना हो, नीचे वाली संख्या आपकी 0 ना हो, जहां p और q दोनों एक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं या पूर्णांक संख्याएं हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, किसी प्रकार भी पूर्णांक संख्या हो, लेकिन q 0 ना हो। ये ध्यान रहे, अगर q 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद यह आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्या में आपका कौन कौन आ गया? आपका जैसे परिमेय संख्या आपका 1 है, 1/2 है, 0 है। अगर 0 के ऊपर, अगर 0 है और नीचे आपका 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 0। लेकिन अगर आपका 1/0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ये किस प्रकार की संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। किस प्रकार की संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो इस बात को आप ध्यान रखना। और आपकी परिमेय संख्या
जैसे √4 हो गया, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है वह एक परिमेय संख्या होती है। अगर वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद ये सब जितनी हैं आपकी किस प्रकार की संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, और बहुत सी सारी होती हैं। इसके बाद हम आते हैं अपरिमेय संख्याएं में। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। 1.20200 फिर 2000 डैश डैश, मतलब कि जो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर एक आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू कहा जाए तो पाई की वैल्यू आपका जो आएगा 22/7 जिसे कहते हैं, ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? अब परिमेय संख्या आपकी 2 प्रकार की होती है। परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्णांक परिमेय संख्या, क्या होती है? पूर्णांक। और दूसरा होता है भिन्न परिमेय संख्या। मतलब जो पूर्णांक होती है और भिन्न होती है, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। पर अपरिमेय संख्या को आप ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हो, इतनी दूर तक आप समझ लीजिए कि ये आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना जरूरी है, आपको सिद्ध करने के लिए ध्यान देना होगा। तो पूर्णांक संख्याएं कौन होती है, अब आपको यहाँ से समझ लेना है। पूर्णांक संख्याएं जितनी भी पूरी गिनती होती है, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 0, ये सब आपकी जितनी है ये आपकी पूर्णांक संख्याएं होती है। इस प्रकार की ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं। भिन्न आपकी जो p/q मतलब 1/2 जिसमें अंश और हर हो, 1/2 3/5, ये भी आपकी 1/4 डैश डैश, ये सब आपके क्या है? भिन्न संख्याएं हैं। क्या है? भिन्न संख्याएं हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती है? पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है धन पूर्णांक, दूसरा होता है शून्य पूर्णांक, और तीसरा होता है ऋण पूर्णांक। क्या होता है? ऋण पूर्णांक। मेरी बातों को, मेरी आवाज़ को ध्यान से आप समझिए। जितना इसमें समझ में आएगा उससे कहीं ज़्यादा मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ जाएगी। तो पूर्णांक 3 प्रकार की होती है, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जो धन पूर्णांक, जो धन में गिनतियां होती हैं, जो केवल धनात्मक होती हैं, वो आपके धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 डैश डैश पूरा अनंत तक। इसी प्रकार ये आपका शून्य, केवल जीरो आपका कैसा पूर्णांक संख्या है? शून्य पूर्णांक संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक आपका -3 -5 -4 डैश डैश डैश, ये सब आपकी क्या है? ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं। तो आपकी संख्या है वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का हमारा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या, क्योंकि हमारे पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। 2 3 -1 0 1/2 √2 √3, ये सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके चैप्टर में जरूर आता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपकी 1 1/2 0/1 √4 22/7, ये सब जिस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो सब परिमेय संख्या होती है, जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या आपका √2 1.20 अब इसमें दशमलव की बात करें, यहाँ पे 1.2 जैसे ये है, ये आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन 1.20 मतलब बदल रही है अगर संख्या बार बार दशमलव के बाद, तो हम इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और यह अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर बात पूर्णांक संख्या की करते हैं।
परिमेय संख्या आपकी दो प्रकार की होती है, एक पूर्णांक संख्या, एक भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्ण रूप से जिससे हम गिनती कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 -1, ये सब पूरी गिनती है, जिसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित भी किया जाता है। इस प्रकार की पूर्णांक संख्याएं ये सब कहलाती हैं। और ये भिन्न संख्याएं आपकी है, भिन्न संख्या 1/2 3/5 जिसमें अंश और हर दोनों हो, वह आपका क्या है, भिन्न संख्या है। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक 1 2 3 और शून्य पूर्णांक आपका जैसे 0 हो गया। ऋण पूर्णांक जैसे माइनस में अगर लगी हुई पूर्णांक संख्या -3 -5 -4, ये सब आपकी ऋण पूर्णांक है। इसके बाद आपको हम वो 5 पॉइंट बताने जा रहे हैं, जिन 5 पॉइंटों से आपके सवाल पेपर में निश्चित है कि हो जाएंगे। फिर उस 5 पॉइंट के बाद आपको वास्तविक संख्या में पढ़ने की जरूरत और नहीं है। ये तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर इसे आप नहीं जानेंगे तो आपके वो 5 पॉइंट समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं आपके उस 5 पॉइंट में। ये रहे आपके 5 स्टेप। पहला स्टेप है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दूसरा स्टेप है एचसीएफ और एलसीएम। क्या स्टेप है? एलसीएफ और एलसीएम। तीसरा स्टेप है परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या। चौथा स्टेप क्या है? शांत और अशांत परिमेय संख्या, शांत और अशांत परिमेय संख्या। पांचवा स्टेप है अपरिमेय सिद्ध करना, मतलब अपरिमेय सिद्ध करने का एक क्वेश्चन 2 नंबर से 3 नंबर का अपरिमेय सिद्ध करने के लिए जरूर आता है। ये 5 स्टेप से आपका 5 नंबर कंप्लीट। अगर ये 5 स्टेप आप समझ लिए तो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पहले स्टेप पर चलता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका होता है, जिस प्रकार से एक प्रकार ये समझ लीजिए कि जो एचसीएफ है वो एचसीएफ ही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, लेकिन आप इसमें उस विधि को, गुणनखंड विधि को नहीं लगाओगे, भाग विधि से करोगे। क्या करोगे? भाग विधि से करोगे। इसका फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। इसमें a क्या है? a भाज्य संख्या है, a क्या है? भाज्य संख्या है, और b क्या है? भाजक है। b क्या है? भाजक है। तो ये भाज्य है, ये आपका भाजक है। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से a और b, अगर दो आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या a और b ये दोनों लिया गया तो इससे आपका ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला बनेगा, जहां जो r का मान होगा, r क्या है? शेषफल है, r क्या है? शेषफल है। तो r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और b जो आपका भाजक है ये इससे सदैव छोटा, इससे सदैव छोटा होता है। अब इसमें क्या करना है? इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन लेते हो आप, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल आपका, जिससे हम इसको सॉल्व कराएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किस प्रकार से आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। क्या ज्ञात करना है आपको? एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्टकट में मासा कहते हैं, इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं, और उसके बाद हिंदी में पूरा अगर एक्सप्लेन किया जाए तो महत्तम समापवर्तक। जैसे आप ले लिए, आप यहाँ पे 4 और 18, बहुत छोटी संख्या है। अगर छोटी संख्या समझ में आ गई तो आपको बड़ी भी आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये आपका क्या होगा, ये आपका जो बड़ी संख्या होती है वो सदैव a होती है। क्या होती है? a होती है। और जो छोटी संख्या होती है वो b होती है। तो यहाँ पर आपका a बराबर है 18 और b बराबर है 4। अब यहाँ हम रखते हैं a की जगह 18, तो यहाँ हम लिखे 18 इक्वल टू b क्या है? b आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 और गुणे। अब हमको 4 से इसमें भाग देना है। कितनी बार भाग जाएगा? 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ज़्यादा हो गया, तो 4 चौक 16 केवल 4 बार, 4 बार और प्लस लगा दिया। अब आर, आखिर जब 4 से हमने 4 में गुणा किया, 4 चौक 16, और कितना 2 18 होता है, 2 18, 16 2 18, तो आपका जो शेषफल हुआ वो कितना आया? 2 आया।
शेषफल कितना आया 2 आया। अब यहाँ से आप देखिए कि r 0 हुआ कि नहीं हुआ। जब तक r 0 नहीं होगा तब तक HCF नहीं ज्ञात हो सकता है, तब तक HCF नहीं आएगा। यहाँ पे अभी r नॉट इक्वल टू 0, r नॉट इक्वल टू 0। तो अब आगे फिर हम चलते हैं, तो जो इसका पहले से भाजक होगा वो भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। और जो शेषफल होगा, जो शेषफल होगा आर होगा, वो आपका क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। और भाजक को फिर अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से इसमें भाग दिया 4 में, तो 2 दूनी 4, 2 बार। अब 2 बार में ये चला गया, 2 दूनी 4 कट गया पूरा। अब शेषफल आप बताइए कितना आ गया? शेषफल आ गया 0। कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे आप लिखोगे r बराबर 0, r बराबर 0। अगर r 0 हो गया तो हमारा HCF मिल गया। HCF क्या होता है? HCF जो भाजक होता है, HCF जो भाजक होता है, जो B होता है, जिससे कि शेषफल जो 0 कर देता है, वही हमारा HCF कहलाता है। तो HCF जो होगा आपका इसमें 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ये 2 आपका आंसर रहा। तो इस प्रकार से ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इस प्रकार से आप अपने घर में 2-3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल लीजिए और करिए अपने से, समझकर देखकर मेरे वीडियो को, आपको ये आने लगेगा। और 1 से 2 नंबर ये निश्चित है, और आते भी हर बार पेपर में आया करते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिए, आराम से आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएगा। तो पहले पॉइंट आपका बस इतना ही है, इसके सिवाय पहले पॉइंट में कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं हम दूसरी पॉइंट। दूसरी पॉइंट है HCF और LCM। HCF जिसको कहते हैं मासा, और LCM जिसको कहते हैं लासा। अब दूसरी पॉइंट है आपका HCF और LCM। अब HCF मतलब कि मासा और लासा। अब इसका मतलब साफ सी बात है कि माँ माने मिले और सा माने सब में। अगर सब में मिले तो वो होता है मासा, गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अगर सब में मिलता है तो वह क्या कहलाता है? मासा। और लासा लघुत्तम समापवर्तक, मतलब कि जब सब आ जाए, जो मिले वो भी जो ना मिले वो भी, अगर सब को लिख के गुणा किया जाए तो वो कहलाता है लासा। एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझाते हैं। इसमें एक फार्मूला और है, इसके एग्जाम्पल के बाद हम आगे उस फार्मूले को भी लिख देंगे, बस इसके सिवा और इसमें कुछ नहीं है। तो जैसे कि आपका हुआ, मान लिया जाए 18 और इधर आपने ले लिया 27। अब इसका क्या किया गया? 18 गुणनखंड विधि से आप इसको करोगे। गुणनखंड 18 का होगा आपका 2 गुणे अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड किया जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो 2 से 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 6 3 18। इसका होगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ये आपका गुणनखंड हो गया। यहाँ से अगर हम HCF निकालते हैं तो जो मिले, अब देखो इसमें ये 3 मिल रहा है, 2 3, इसमें 2 3, इसमें का 2 नहीं मिल रहा है, इसमें का 1 3 ऊपर नहीं मिल रहा है। तो जो सबसे छोटा होगा वो आपका यहाँ पे 3 गुणे 3, जो सबसे कम बार आया हो और दोनों में मिल रहा हो। 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9। तो आपका HCF कितना हो गया? आपका 9 हो गया। HCF आपका 9 हो गया। अब इसी में से आपको LCM बताते हैं। LCM आपका जो मिल रहा है उसको तो ही लिख ही लो। अब जो नहीं मिल रहा है, ये 2 नहीं मिल रहा है, इसे भी लिख लो। ये 3 नहीं मिल रहा है, इसे भी लिख लो। अब इसको गुणा कर लो। अब यहाँ पर देखो, जो नहीं मिल रहा था उसे भी और जो मिल रहा था उसे भी, सब लिख लिए। 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 त्रिक का 54। तो ये आपका 54 क्या हो गया? LCM हो गया। क्या हो गया? LCM हो गया। अब अगर दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं A और B हैं, A और B है, तो इसका होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका लासा गुणे मासा। ये आपके कक्षा 10 का मेन फार्मूला है, जिसको आपको समझ लेना है।
लासा और मासा में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? a गुणे b। अगर हम दो संख्या a और b मान लिया, धनात्मक पूर्णांक संख्या a और b है, तो a और b बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये शॉर्टकट में आपका फार्मूला है, इसको आपको समझ लेना है। बस आपका लासा और मासा में इतना है। इस फार्मूले से ए और बी दे दिया, लासा मासा पूछ लिया, या आपका 3 दे दिया, ए बी दिया और लासा एलसीएम और एचसीएफ में से एक दे दिया और एक पूछ लिया। इस तरह के सवाल आपका पूछा जाता है। तो लासा मासा से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वो भी कभी कभी आता है, कभी नहीं भी आता है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर आ जाए तो आपका छूटे ना, क्योंकि अगर अच्छे नंबर मैथ में लाने हैं तो आपको एक एक नंबर को ध्यान देना होगा। ये रहा आपका एचसीएफ और एलसीएम। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। इतना ये आपका रिवीजन चल रहा है। अगर आप इसे एक बार थोड़ा पढ़े हो ऑफलाइन किताब से, तो ये आपके लिए बिल्कुल अमृत का काम करेगा। पेपर में आप लोग बहुत अच्छे से नंबर अर्जित करेंगे। ये आपका रिवीजन है, और जिसको नहीं आ रहा होगा ना, उसको भी आने लगेगा इतना देखने से। वो उसका गलत होगा ही नहीं। वास्तविक संख्याओं से अगर सवाल आया तो उसका गलत होने वाला नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए आप, और फिर इसको बताइएगा कि पेपर में आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। अब तीसरा पॉइंट चलते हैं, जो मेन पॉइंट है, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है, परिमेय और अपरिमेय। अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब परिमेय संख्या यहाँ पे आप समझिए कि परिमेय संख्या अगर देखा जाए तो परिमेय संख्या जो भी होती है वो 2 प्रकार की होती है। परिमेय संख्या जो अगले आपके चौथे स्टेप में यहाँ दिया गया है, शांत और अशांत, ये परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। तो परिमेय संख्या आपकी कौन कौन है? जैसे कि अगर √4 है, ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है 2। इस प्रकार से जैसे 1.2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 12/10, और इसको काटोगे आप, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 6/5 p/q के रूप में व्यक्त किया गया है। तो ये p/q के रूप में अगर व्यक्त किया गया है तो ये भी आपकी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या में 2 प्रकार होता है, जिसको आपका 4 पॉइंट या आगे पढ़ा देते हैं। यहाँ पे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपको बता देते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। अक्सर पूछा करता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, या निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। जैसे आपका अगर 2 + √3, तो ये क्या है? अपरिमेय है कि परिमेय है? यह एक अपरिमेय संख्या। अगर एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, अगर एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, वो चाहे प्लस में हो, चाहे भाग में हो, और चाहे गुणा में हो, और चाहे घटाना में हो, अगर इस प्रकार का है, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय है, तो वहां पर वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर √3 गुणे √3 है तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर परिमेय परिमेय दोनों और सेम आपकी संख्याएं हैं, गुणा करेंगे तो वह उसका क्या होगा? रूट हट जाएगा और वह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपकी परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको समझ लेना है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में। और अपरिमेय संख्या में एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे पाई है, पाई अक्सर पूछा करता है, पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो पाई आपका जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर 22/7 कहा जाए तो वह एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको हम ले चलते हैं शांत और अशांत, चौथा स्टेप पे। तो इसमें से 1 नंबर का बहुविकल्पी में अक्सर पूछा करता है कि परिमेय और अपरिमेय निम्नलिखित में से कौन सी है। आपकी एक्सरसाइज भी है, कम से कम 2 एक्सरसाइज आपकी कक्षा 10 की मैथ में है, जो केवल यही पूछ रहा है कि परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है। तो इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है। चौथा स्टेप चलते हैं शांत और
अशांत। शांत और अशांत परिमेय संख्या, शांत और अशांत परिमेय संख्या, शांत और अशांत परिमेय संख्या। अब आप यहां समझो शांत और अशांत परिमेय संख्या क्या है। शांत जिसको जैसे कि अगर हम 2 से 5 में भाग दिए, 2 दूनी 4, 1 आया 0.2 10। अगर ये पूर्णतया कट गया, पूर्ण रूप से कट गया, और जिसे या तो ये कहो कि पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वह शांत परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे इसे आप पी वाई क्यू के रूप में भी व्यक्त कर सकते हो, तो यह शांत परिमेय संख्या है। यहाँ तक कि आपको इसमें अब भाग देने की प्रक्रिया नहीं समझना है। कक्षा 10 में, ये कक्षा 5-6 की चीज़ें हैं। कक्षा 10 में आपको बिना भाग के प्रक्रिया के आपको शांत और अशांत बताना है, वो समझो। अभी इसमें आपको बताते हैं। अगर आपकी जैसे संख्या है 2/20, 2/20, अब ये शांत है कि अशांत है, जैसे इसको पहले काट दिया, 1/10 आ गई। अब 1/10 में नीचे का आपका क्यू का गुणनखंड करो, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, और ऐसे भी आप इसको भाग दोगे तो 0.1 आएगा। क्या आएगा? 0.1 आएगा। इस प्रकार से अगर संख्याएं हैं तो वह क्या होगी? आपकी शांत होगी। और बिना भाग के आपको पता करना है, तो ये केवल आप ये 2 और 5 देखिए। अगर Q इक्वल टू, अगर P और Q आपका क्या है, P और Q एक परिमेय संख्या है, और उसमें Q 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, अगर इस रूप में है, ये n और m जहाँ क्या n और m ऋणोत्तर संख्या हो, क्या हो? ऋणोत्तर, मतलब ऋणोत्तर हो, ऋण ना हो, मतलब माइनस ना हो, शून्योत्तर संख्या कह सकते हो आपको। ऋणोत्तर या शून्योत्तर संख्या, शून्य ना हो और ऋणात्मक ना हो। अगर इस प्रकार से ये संख्याएं हैं तो वो क्या होगी? आपकी शांत परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? शांत परिमेय संख्या। अगर इसके साथ 3 की पावर n आ गया, या आपका 7 की पावर m आ गया, इस प्रकार से कोई भी संख्या 3, 7 नीचे जिसको आपको हर कहते हो, हर में अगर आता है तो वह क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या होगी। तो इस बात को आप ध्यान रखना है। तो केवल आप हर के गुणनखंड कर लो, आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल हम एक लेकर दिखाते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए 3/2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 3, अब यह आपका क्या है? शांत है कि नहीं है? तो बच्चों ये क्या है? ये शांत परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है। क्यों शांत है? क्योंकि यहाँ केवल 2 और 5 है, उसकी घात क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप में है। अगर यहीं पे आपको दे दिया जाए 3/7 की घात 3 गुणे 2 की घात 5, अब आप बताओ ये शांत है या अशांत है? तो ये आपका क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत है, अशांत परिमेय संख्या है, ये शांत परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 की पावर 3 आया है, यहाँ 2 और 5 के सिवाय और भी कोई दूसरी संख्या आई हुई है। तो इस प्रकार से आपको शांत और अशांत बिना भाग के आपको समझ में आ गया होगा। बिना भाग प्रक्रिया के किए आप शांत अशांत समझ सकते हो। तो ये रहा आपका शांत और अशांत। अभी इसमें अशांत थोड़ा सा समझना है। अशांत 2 प्रकार के होता है। अशांत कितने प्रकार के होता है? अशांत 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होती है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अब आवर्ती और अनावर्ती, इसको भी प्यारे बच्चों समझ लो, इसी शांत और अशांत के अंतर्गत आता है। आवर्ती क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है? आवर्ती अशांत परिमेय संख्या जो होती है वो होती है आपकी जैसे कि आवर्ती अशांत परिमेय संख्या। तो अशांत को अनौसानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनौसानी। तो ये सब नाम आपको ध्यान रखना है, एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आवर्ती और अनावर्ती, अनौसानी, ये सब एक ही चीज है, अशांत से ही संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जैसे कि 1.222 डैश डैश डैश, ये इस प्रकार का एक है, और दूसरा आपका है 1.20220002000200002 डैश डैश डैश। यहाँ पे देखो आवर्ती, यहाँ पे बार बार ये संख्या आ रही है। अब इसको आप समझो, इसका क्या नाम है?
इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है, बस यही दोनों को समझ लो, आपके आवर्ती अनावर्ती समझ में आ जाएगा। पूछा करता है कि 3 अनावसानी अनावर्ती संख्याएं लिखिए या 2 आप अनावर्ती संख्याएं लिखिए, तो इस प्रकार से अगर कहता है तो आप कोई भी इस प्रकार की संख्याएं लिख सकते हो। ये आपका, और ये आपका क्या है, ये है आवर्ती, क्या है, आवर्ती है। देखो यहाँ पे बार बार संख्या रहे 1.2222 और जैसे 1.3333 डैश डैश, अगर दशमलव के बाद बार बार संख्याएं आ रही है, इसको आप लिख सकते 1.3 बार, क्या लिख सकते हो, 1.3 बार। अगर ऐसे लिख सकते हो तो ये क्या है, आवर्ती परिमेय संख्याएं हैं, आवर्ती परिमेय संख्याएं हैं, आवर्ती अशांत परिमेय संख्याएं हैं, ये भी कह सकते हो आवर्ती अशांत परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं अनावर्ती, अनावर्ती अशांत परिमेय संख्याएं या अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती, तो यही है आपका 1.20। देखो यहाँ पे 20 फिर 200 फिर 2000, मतलब बार बार संख्याएं क्या है, बदल रही हैं, बार बार बदल रही हैं। जैसे आपका 2.37003700370000 डैश डैश। अब ये क्या है, ये आपका अशांत अनावर्ती परिमेय संख्याएं हैं, इस प्रकार आपको इसे समझ लेना है। ये आपकी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, अपरिमेय। इसे पी बाई क्यू के रूप में आप व्यक्त नहीं कर सकते हो, इसे आप व्यक्त कर सकते हो लेकिन इसे आप व्यक्त नहीं कर सकते हो, तो ये आपको समझ लेना है। तो ये रहा आपका आज, अभी ये चौथा पॉइंट पे शांत मैंने समझा दिया, अशांत क्या है समझा दिया, परिमेय अपरिमेय हो गया, आवर्ती हो गया, अनावर्ती हो गया है। अब इसके बाद एक पॉइंट और बचा है लास्ट आपका 5वां, अगर आप वो समझ लेते हो जिसमें से कि 2 नंबर निश्चित है, 2 नंबर निश्चित है, आपको उसको समझ लेना है। जिसका नाम है कि आपको अपरिमेय सिद्ध करना। अब कोई अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है आपको, जैसे एक छोटी सी संख्या एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं। अब ये हमें पता तो है एग्जाम्पल 5वां नंबर, जैसे कि 2 + √3, यह एक अपरिमेय संख्या, ये हमें दिख रहा है कि अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, आओ देखते हैं। भाई अपरिमेय को ही अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन अपरिमेय की कोई परिभाषा नहीं बनी हुई है जिससे कि हम ये सिद्ध कर सकें कि हाँ ये अपरिमेय है, इस परिभाषा को लगा दिया, क्योंकि जो परिभाषा बनी है परिमेय की ना, वो परिमेय से ही बनी है। भाई जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वह अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हम कैसे फॉलो करें, कैसे लागू करें उसको कि ये सिद्ध हो जाए। इसलिए उससे आप अपरिमेय इसे सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम मानेंगे परिमेय संख्या, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं समझाऊं, अगर कोई मान लिया जाए चोर नहीं है और वो पुलिस है और उसे हम बार बार चोर 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 कहें, तो अंत में क्या होगा, वो गुस्सा हो जाएगा और कहेगा कि भाई तुम, सीधा दुश्मनी होगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, इतनी बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो जाएगी। वही तरह इसे भी हम क्या करेंगे, इसे हम चिल्लाएंगे परिमेय है परिमेय है परिमेय है, लेकिन अंत में ये कहेगा नहीं मैं परिमेय नहीं हूँ। अगर तुम परिमेय नहीं हो तो फिर क्या हो, तुम फिर अपरिमेय ही होगे। इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि 2 + √3 एक आपका परिमेय संख्या है, जहां अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जहां इसे हम लिख सकते हैं 2 + √3 बराबर P/Q। अब यहाँ जहाँ पे इसको हम दर्शा देंगे P और Q क्या है, P और Q सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या है। तो सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, P और Q एक सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे यहाँ पे पुनः इस प्रकार से, आपको पेपर में इसी प्रकार से करना है। अब इसमें क्या करना है, जो अपरिमेय रूप का दिख रहा है आपको, जो पूरी तरह से हमें पता है कि अपरिमेय, उसको रोको और बाकी को उसको ट्रांसफर करो। अब √3 = लिख सकते हैं P/Q - 2,
P/Q माइनस, ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहीं पे आप इसको रोक दोगे। अब यहाँ पे आप एक रूल लिखोगे, चूंकि P और Q एक परमेय संख्या है। थोड़ा सा हिंदी 2 लाइन इसमें लिखना पड़ेगा, जिससे ये निश्चित पता चल जाएगा कि हाँ तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये अपरमेय संख्या है। चूंकि P/Q एक परमेय संख्या है, इसलिए P/Q के साथ अगर हम कोई भी परमेय संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो परमेय ही संख्या रहेगी। तो यहाँ पे P/Q में हम अगर 2 को माइनस कर रहे हैं तो ये भी क्या होगी आपकी, तो P/Q माइनस 2 भी एक परमेय संख्या होगी। तो P/Q माइनस 2 भी एक परमेय संख्या होगी। इसलिए अगर ये इसके बराबर है, P/Q माइनस 2 के बराबर √3 है, तो भैया ये भी एक परमेय संख्या होना चाहिए। अगर हम टीचर हैं और हमारे बराबर कोई हम कह रहा है कि हम आपसे कम नहीं आपके बराबर हैं, तो वो भी एक टीचर होगा। क्या होगा, टीचर होगा। तो इसलिए √3 को भी परमेय संख्या होना चाहिए। अब आप समझिए, √3 को भी परमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये कैसे हो सकता है कि अगर ये हम परमेय संख्या कह रहे हैं इसके बराबर ये इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि √3 को तो हम जानते हैं ये परमेय संख्या है ही नहीं, परमेय संख्या है ही नहीं। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद आगे इसमें जो हिंदी लिखना है उसको मैं लिखे दे रहा हूं। अब क्या है, इस तथ्य से अब हम लिखेंगे, इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त, इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है जो हमारी कल्पना मात्र के कारण है कि √3 एक परमेय संख्या है। अब इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है जो हमारी कल्पना मात्र के कारण है कि √3 एक परमेय संख्या है। मतलब √3 एक परमेय संख्या है ही नहीं, इससे एक विरोध पैदा हो रहा है और यह केवल हमारी क्या है, एक कल्पना है जिसके कारण हम कह रहे हैं कि यह एक परमेय संख्या है। परंतु √3 एक अपरमेय संख्या है। परंतु परमेय जो आपका √3 है वो एक क्या है, अपरमेय संख्या है। और इसके साथ अगर हम 2 को प्लस कर रहे हैं तो वो भी एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम 2 को जोड़ रहे हैं √3 में तो भी क्या होगी, वो अपरमेय संख्या होगी। अतः या इसलिए 2 + √3 एक अपरमेय संख्या होगी, इति सिद्धम। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका वास्तविक संख्याएं एक चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। इतना देखने मात्र से आपका 5 नंबर मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप देखिए और पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।